इसमें हमारे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन को, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंशाअ में भी आ सकता है। इसमें से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव भी बन सकती हैं, इस टॉपिक में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है ताकि आपको याद करने में और पेपर अटेंड करने में आसानी हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन है। देखिए बेटा, रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जिस्म या जानदारों का जिस्म ग्लूकोज से जो है वो एनर्जी हासिल करता है। अब फोटोसिंथेसिस में अब आप इस मैकेनिज्म को देखो। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बना, पौधों ने वो ग्लूकोज महफूज कर दिया फल की सूरत में, सब्जी की सूरत में, और जो भी ग़िज़ा हम पौधों से लेते हैं उसमें वो ग्लूकोज को महफूज कर देते हैं। अब जब वो वाला ग्लूकोज जब हम खाते हैं, जब वो वाला ग्लूकोज हमारे जिस्म में जाता है, तो ऐसे क्या प्रोसेसेस होते हैं कि ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी जखीरा होती है वो हमारा जिस्म उससे निकाल कर हमारा जिस्म उसको इस्तेमाल करता है। ये जो ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करने का जो तरीका है, उसी को तो हम क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक जो मैंने इस चैप्टर के अंदर हमने शुरू से एक बात पढ़ना शुरू की थी कि जी ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद फिर हम एटीपी की तरफ आए। ये सारे जो प्रोसेस थे वो हम इस तरफ लेके आ रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि पौधों में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। आपको हम ग्लूकोज बनेगा, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनेगा, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो थे वो लिंक हैं, यानी कि ये पूरे टॉपिक जो है शुरू से लेकर आप कहते हैं कि लिंक है आपस में। पहला वाला प्रोसेस आपको समझ आएगा, फिर वो लिंक होगा, अगले से इस तरीके आगे चलते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक वो है रेस्पिरेशन। तो उम्मीद है रेस्पिरेशन आपको समझ आ गई होगी। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप ने आग जलाई होती है, ठीक है, ईंधन जलाया होता है, तो आग आपको पता है कि जो आग जलती है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। अगर ऑक्सीजन होगी तो आग जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। जब आग ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो जो ईंधन होता है, ईंधन यानी जो ये लकड़ी होती है, उस लकड़ी के अंदर क्या होते हैं बेटा? CH बांड होते हैं। वो जो CH बांड होते हैं वो जो ही टूटते हैं तो उससे एनर्जी खर्च होती है। अब अगर आप आग के सामने बैठे हो तो आपको आग के साथ बैठने से आपको हीट महसूस होती है। वो हीट क्यों महसूस होती है? क्योंकि उस लकड़ी के अंदर जो CH बांड थे वो टूट रहे हैं, उनसे एनर्जी खर्च हो रही है, और वही एनर्जी हमें हीट की सूरत में क्या हो रही होती है? महसूस हो रही होती है। सेम सिचुएशन हमारे जिस्म के अंदर भी ऐसा ही होता है। क्या कि हम जो खुराक खाते हैं बेटा, हमारे जिस्म में जो खुराक जाती है ग्लूकोज फलों की सूरत में, खाने की सूरत में, तो हमारा जिस्म उसको तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? कि हमारे खुराक के अंदर जो CH बांड होते हैं उनको तोड़ा जाता है। जब उन CH बांड को तोड़ा जाता है तो उससे जो होती है वो ATP खारिज होती है, और वही ATP हमारा जो होता है सेल इस्तेमाल करता है और हमारे जिस्म की मुख्य एक्टिविटी करने में क्या होता है वो मदद करता है। तो बेटा रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी होती है और सेल लेवल पर भी होती है। अब जो रेस्पिरेशन एक पूरे जानदार के अंदर होगी, यानी सांस लेने का अमल, हम सांस ले रहे हैं, हम गैसों का तबादला कर रहे हैं दूसरे लोगों में, तो वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे रेस्पिरेशन होगी। लेकिन जब सेल हमारा सेल रेस्पिरेशन करता है, उस नतीजे में क्या बनाता है बेटा? ATP बनाता है। तो उस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। दूसरे लफ्जों में वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होती है उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसकी 2 टाइप्स हैं बेटा। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, और ये 2 टाइप्स बनाई गई हैं ऑक्सीजन की दस्तयाबी के लिहाज से। कैसे? अब एक रेस्पिरेशन है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक है उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, यानी ये जो रेस्पिरेशन होगी इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। तो जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है कि जब हमारा जिस्म हम खुराक खाते हैं, वो खुराक खाकर डाइजेस्ट होती है, तो उसके नतीजे में ग्लूकोज पैदा होता है। अब इस ग्लूकोज से हमारे सेल एनर्जी निकालनी है, एनर्जी लेनी है। अब क्या होगा? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की जाएगी, ग्लूकोज से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। जब ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। क्या बेटा? ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा,
तो ये दो मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएगा जो कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड होंगे, यानी दो मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं, पैरोइक एसिड कहते हैं। पैरोइक एसिड जो होता है इसमें से ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, तो इस पैरोइक एसिड दो पैरोइक एसिड बनते हैं। ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है उसमें से दो पैरोइक एसिड निकलते हैं और हर एक पैरोइक एसिड 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। फिर इसी पैरोइक एसिड की भी ऑक्सीडेशन की जाती है। जब इस पैरोइक एसिड की ऑक्सीडेशन की जाएगी, इसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और इसी पैरोइक एसिड को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या पैदा होते हैं बेटा, पानी पैदा होता है। और दूसरा इसी में से फिर क्या निकाले जाते हैं, एटीपी। और ये जो एटीपी है ये दरअसल आपने पीछे पढ़ा कि सेल की एनर्जी करेंसी है और इसी को हमारा सेल इस्तेमाल करता है अपनी डेली एक्टिविटी के लिए। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये दरअसल ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर क्या हुई है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है। तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। आइए देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन जो है। केमिकल इक्वेशन में आप देख रहे हैं, अगर आपको फोटोसिंथेसिस वाला याद हो तो मेरे ख्याल में कुछ इस तरीके से उलट वाला हिसाब था, थोड़ा बहुत उससे रिजेंबल है। ये अब ये उसके उलट होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस में हम ग्लूकोज बनाते थे, अब रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे और इसके साथ ऑक्सीजन भी क्या होगी, इस्तेमाल होगी। ये देखिए बेटा, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, जब में क्या ऑक्सीजन ने इसको तोड़ने में मदद की तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए, 6 मॉलिक्यूल पानी के रिलीज हुए और साथ में एनर्जी भी खारिज हुई। किस सूरत में, एटीपी की सूरत में, और उस एनर्जी को हमारे सेल ने फिर क्या किया, इस्तेमाल किया। तो ये बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की ये केमिकल इक्वेशन है, ये अहम क्वेश्चन है। केमिकल इक्वेशन भी आपसे लिखवा सकते हैं पेपर में और ये पूरा प्रोसीजर भी आपसे लिखवा सकते हैं इसका एरोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती। होता क्या है कि पहला प्रोसेस सेम ही होता है जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में था कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की जाती है इधर भी इधर भी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज को पैरोइक एसिड में तोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती। अब जब ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती तो प्रोसेस रुक जाता है, CH बॉन्ड नहीं टूटते, रुक जाते हैं। फिर जो पैरोइक एसिड होते हैं उसको फिर क्या अल्कोहल में तब्दील कर दिया जाता है या लैक्टिक एसिड में तब्दील कर दिया जाता है। अब लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में तब्दील करने के प्रोसीजर है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन की अकसाम है। क्या एक ये जो रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है, जिसे हम कहते हैं खमीर देना। कैसे कि ये एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसमें क्या होगा, अल्कोहल के ऊपर खमीर देंगे, उसमें होता क्या, उसमें होता ये है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती तो पैरोइक एसिड की फर्मेंटेशन की जाती है, यानी उसे खमीर दिया जाता है। इसको खमीर देने में कौन इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट। बैक्टीरिया का तो आपको पता है, यीस्ट जो है वो फंजाई की किस्म है। ये दरअसल पैरोइक एसिड को खमीर देने में इस्तेमाल होते हैं। जब बैक्टीरिया और यीस्ट इसको खमीर देते हैं उसके नतीजे में एथाइल अल्कोहल बन जाता है बेटा। एथाइल अल्कोहल दरअसल क्या है, एक किस्म की शराब है और ये फॉरेन ममालिक में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी महंगी होती है ये। तो ये किस्म की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। तो जब इथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है किसके जरिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, इस अमल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं बेटा। फिर उसके बाद एक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है कि पैरोइक एसिड जब मजीद आगे उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, यानी कि ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होती, तो फिर पैरोइक एसिड को जो है लैक्टिक एसिड में तब्दील कर दिया जाता है। इसमें बेटा क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है पैरोइक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील करने का, ये हमारे मसल में भी होता है। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूं कि हमारे जो सेल्स होते हैं जब हम कोई सख्त काम कर रहे होते हैं तो हमारे सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारे सेल इस्तेमाल काम ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो एटीपी खर्च करना शुरू कर देते हैं। अब जब उन्हें ज्यादा एटीपी चाहिए, ठीक है, जब उन्हें ज्यादा एटीपी चाहिए तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब जब हम काम किसे कर रहे हैं, फर्क अगर हम भाग रहे हैं, अगर मैं पहले भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, भागते भागते क्या होता है कि जो मेरे सेल होते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें एटीपी चाहिए। उसके लिए फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्यों दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है, क्योंकि दिल की धड़कन तेज होगी, ब्लड तेजी से सर्कुलेट करेगा और वो हमारे सेल तक, मेरे सेल तक क्या पहुंचाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा। क्योंकि सेल हमारे जब ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करें तो उस तक ऑक्सीजन पहुंचानी जरूरी होती है, जल्दी पहुंचानी होती है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो खून पहुंचाने निजाम होता है, वो तेज हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप भाग रहे होते हो तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
फिर उसके साथ आप बहुत तेजी से सांस भी ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड को उन सेल तक जो सेल तेजी से काम कर रहे हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी होता है। तो फिर हम ज्यादा लंबी सांस लेना शुरू कर देते हैं जब हम भाग रहे होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप हद से ज्यादा भागना शुरू कर देते हैं तो सेल ज्यादा काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, इधर से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई है। बेशक आप बड़ा सा मुंह खोल लें, लेकिन जितना ऑक्सीजन जाएगी उससे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया बेटा? तो फिर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की दस्तयाबी नहीं होती तो फौरन ही हमारे जो सेल होते हैं वो कहां पे आ जाते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो नहीं मिल रही, हमारे सेल फॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएंगे। और फिर जो पायरुविक एसिड बन रहा होता है, ग्लूकोज टूट रहा होता है, जो पायरुविक एसिड बन रहा होता है वो फिर मसल्स में पायरुविक एसिड को फिर लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देते हैं। अब लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होना शुरू होता है तो दरअसल होता ये है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से थकावट हमें महसूस होना शुरू हो जाती है, और होते 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 आखिरकार हम जो है वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। तो ये वाला जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला अमल है वो हमारे मसल्स में होता है, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला अमल ये हमारे दूध में भी होता है। जब हम दही बना रहे होते हैं तो दही बनाने के लिए भी ये लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन जो होती है वो इस्तेमाल होती है। बात बता दें जो दूध फट जाता है तो वो भी इसी बैक्टीरिया होते हैं जो दूध में होते हैं जो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके फटा देते हैं। लैक्टिक एसिड का जायका दोष होते हैं, आपको दही जो होती है वो खट्टी महसूस होती है। ठीक हो गया बेटा? तो ये थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आगे अब चलते हैं कि रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है, कि रेस्पिरेशन हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या अहमियत इख्तियार करती है, या पहले भी कोई इसकी अहमियत थी? तो बिल्कुल रेस्पिरेशन की एक बड़ी अहमियत थी रेस्पिरेशन की। क्या कि ये जो अभी यहाँ पे हम एनारोबिक की बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत है। पहले आज से जब ये जमीन पर लाइफ स्टार्ट हुई थी तो कहते हैं कि जमीन के ऊपर ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं थी, तो पहले जो लाइफ इस जमीन पर आई थी वो कहते हैं कि वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके अपनी खुराक तैयार करते थे, अपने लिए एनर्जी पैदा करते थे। तो कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ही ने इस जमीन पर लाइफ को स्टार्ट करने में मदद की। और वो कहते हैं, सब कहते हैं कि आज भी कुछ जानदार ऐसे हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ही जिंदा रहते हैं, और वो जो जानदार जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ही जिंदा रहते हैं उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? एनारोब्स कहते हैं। इस तरीके से स्केलेटल मसल्स की वही बात जो मैंने आपको समझाई कि हमारे जो मसल्स होते हैं बाज़ बार जब हम ज्यादा काम कर रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिर हमारे स्केलेटल मसल्स को एनर्जी फराहम करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ही साथ देती है, और हम मजीद आगे कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। इसी तरीके से जो खुराक की इंडस्ट्री है उसमें पनीर बनाने में भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन इस्तेमाल होती है, शराब बनाने में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन इस्तेमाल होती है, और बेकरी का जो भी सामान है, डबल रोटी होगी, केक हो गए, जो भी बेकरी में आप जाते हो, जो भी आपको अच्छी चीजें मिल जाती हैं खाने के लिए, वो यही जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही हो रही होती हैं। इस तरीके से और भी हैं, बात पौधे की चटनी है, सोया सॉस है, ये सारी चीजें जो है वो इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही बनती हैं। तो ये थी बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत, ये था टॉपिक रेस्पिरेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप मेरा लेक्चर देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। हाँ ठीक है, आपका जो है इसमें कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि आपको अगर मेरा लेक्चर समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर की आपको अपडेट मिल जाएगी, मैंने नया लेक्चर अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ अपने दुआओं में याद रखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।